खड़ा हुआ और वो जो बोला बंगाल का नौजवान कि हंसी हंसी पर्वो फांसी माता देओ विदाई, ये बंगला में उन्होंने बोला और उसने कहा कि भारत माता, जब तक मेरे जैसे नौजवान इस देश के अंदर में जिंदा है कुछ समय के लिए तुम्हें कोई गुलाम बना सकता है, लेकिन भारत माता आजीवन गुलाम नहीं रहेगी। आज मेरी फांसी हो रही है, मैं पुनः पैदा लूंगा धरती पे और भारत माता को आजाद करूंगा। ये बातें, ये नौजवान कौन था? खुदीराम बोस। चलिए ताली बजाइए, बड़ा अच्छा जवाब दिया। तो हमारे देश की जो विरासत रही है, उस विरासत में नौजवानों की बड़ी भूमिका रही है। शहीद भगत सिंह का नाम आपने सुना होगा। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, बम फेंकने के बाद भगत सिंह को फांसी होती है। फांसी के बाद भगत सिंह को यह कहा जाता है कि भगत सिंह सिर्फ तुम ये कह दो, झूठ बोल दो कि नहीं मैंने हत्या बम नहीं फेंका, तो तुम्हारी फांसी माफ हो सकती है। भगत सिंह ने कहा कि अगर मैं कहूंगा कि मैंने बम नहीं फेंका तो भारत माता का जो और मेरा नौजवान है वो हमको कायर समझेगा और हमारी भारत माता गुलाम ही रह जाएगी। और अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने बम फेंका तो मुझे फांसी की सजा होगी और मेरे फांसी की सजा से इस देश का नौजवान उद्वेलित होगा और हमारी भारत माता आजाद हो जाएगी। हम रहे या न रहे, हमारी भारत माता को हमको आजादी चाहिए। तो कहेगा कैसे, आप भी उसी के विरासत है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप एक अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये होली मिशन स्कूल समस्तीपुर का बड़ा चर्चित स्कूल है। इस स्कूल ने बहुत सारे बच्चे को उपलब्धि दिया है। तो आपको ये सोचना होगा कि हम कैसे अपने जीवन के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। और आपको एक बात हम बता देते हैं, कभी कभी आपके मन में ये भावनाएं आती होंगी कि हम ये नहीं कर सकते हैं। आज से आप इस भावना को निकाल लीजिए और आपकी उम्र अब हो गई है, आप अपने जीवन का लक्ष्य तैयार कीजिए और लक्ष्य तैयार करने के बाद उस पर लग जाइए कि हमको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, हमको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, हमको एक अच्छा पत्रकार बनना है, हमको एक अच्छा एडवोकेट बनना है, हमको एक अच्छा सोशल वर्कर बनना है। जो भी आपकी इच्छा हो, बस एक एम्बिशन आपको बनाना है और वहां तक आपको पहुंचना है एम्बिशन तक। जब आप एम्बिशन बना करके, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई एम्बिशन बनाएं तो उस एम्बिशन में जो लोग अचीव कर चुके हैं उसकी जीवनी को आप जरूर पढ़ें। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको आइंस्टीन की जीवनी पढ़नी होगी कि आइंस्टीन कैसे इतना बड़ा साइंटिस्ट बना। आप जानते हैं विश्व में सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है? आइंस्टीन। अगर आप एक अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपको राम जेठमलानी को देखना होगा। तो और भी अगर आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अच्छे जो एम्स में, जो नीट में 720 नंबर लाते हैं उनको देखना होगा कि वो लड़का आखिर 720 नंबर लाया क्यों, कैसे लाया नंबर। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको IIT टॉपर को देखना होगा कि वो IIT टॉपर कैसे नंबर लाया। अगर आपको मौका मिले, अभी तो हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग जिस टाइम में पढ़ते थे उस समय तो फोन भी नहीं था। अब तो क्या है कि आप मोबाइल पे गूगल खोलिएगा, लिखिएगा IIT टॉपर्स नेम, सबका नाम आ जाता है, आप उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये आप अपने जीवन को, आपका जो अभी वर्तमान समय है उस समय को आप आगे बढ़ाइए और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, विलासता की चीज़ें हैं, उस पर आप अभी कम ध्यान दीजिए। वैसे भी आप जिस देश में बैठे हुए हैं उस देश में कभी भी वैसे व्यक्ति की पूजा नहीं हुई जिसने खूब अच्छा कपड़ा पहना, बहुत रेमन का सूट पहना, 3 पीस पहना। इस देश में वैसे व्यक्ति की पूजा हुई जिस व्यक्ति ने आधा लंगोटी पहन करके पूरे देश को आजाद कराने का काम किया। गांधी जैसे लोगों की पूजा हुई इस देश में। तो ये देश हमारा, इस देश में वैसे लोगों की पूजा नहीं हुई जिसमें खूब मिठाई खाया, खूब मांस मुर्गा खाया। इस देश में ऐसे लोग की पूजा हुई
जिसने आधा रोटी खा करके 23 दिन तक घास की रोटी खा करके दुश्मनों से लड़ने का काम किया। महाराणा प्रताप जैसे लोगों की, ऐसे लोगों की पूजा। तो आप जान रहे हैं कि आपको थोड़ा विलासता से अलग रहना होगा, तो आप जीवन के मुकाम पर पहुंचेंगे, अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करेंगे, आप अपने समाज का नाम गौरवान्वित करेंगे। तो आज के लिए हमारा यही संदेश आपके लिए है कि सारे लोग आज से अपने मिशन में लग जाएंगे। और आप जान लीजिए कि मिशन की सफलता के लिए सबसे बड़ा काम क्या होता है जानते हैं? मिशन की सफलता के लिए सबसे बड़ा काम होता है कि अपने विजन को स्पष्ट करना। अगर आपका विजन स्पष्ट नहीं है तो आपका मिशन सफल नहीं हो सकता। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपके तरफ हमारी बेटी भी है, बेटा भी है। मैं आपको बताऊं कि हमारी बेटी डीएवी स्कूल में पढ़ती थी। जब वो 10th का एग्जाम दी तो मैंने उससे पूछा कि बाबू कितना नंबर तुमको आएगा? उसने कहा कि 95 से लेकर के और 96 के बीच में आएगा। ठीक उसको 95.8 नंबर है। 8 नंबर के बाद उसने पूछा कि पापा क्या एडमिशन बनाना है, यूपीएससी करें कि मेडिकल करें? अब ऐसा करो कि डॉक्टर तो सेकेंड गॉड होता है, तो मेडिकल नहीं कर लो, अच्छा रहेगा। वो तुरंत यहाँ से निकल गई और आकाश चली गई। और फिर आकाश की तैयारी में 2 साल तक वो घर नहीं आई। यहाँ पे बहुत पूजा हुआ, पाठ हुआ, शादी हुआ, विवाह हुआ, वो घर नहीं आई। और नीट 2022 में आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि समस्तीपुर जिला में लड़की में उसने पहला नंबर लाया, 631 नंबर ला करके अभी डीएमसी में पढ़ रही है। तो ये कैसे हुआ? कुमारी सुष्मिता नाम है आपसे। ये हुआ कैसे? उसके मन में एक भावना आई कि नहीं, हमको गोल तक अचीव करना है। अभी क्या है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में बैठेंगे कहाँ, तो सबसे पीछे। टीचर आएंगे तो उनको देख के कुछ ऐसा एक्शन करेंगे कि टीचर भी हंसने लगे, विद्यार्थी भी हंसने लगे। कुछ लोग होते हैं जो सियार का बोली भी निकालते हैं। वो उस बच्चे को आप देखिएगा कि वो सियार की तरह जीवन भर भटकते रहता है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं कि जीवन में, और आप जान लीजिए कि आप में एक ग्रेविटी होना चाहिए। जब मेरी बेटी नीट का एग्जाम दी थी तो 2 बजे रात में हमको वो फोन की कि पापा 630 से 635 के बीच में हमको नंबर आएगा। तो हम कहें कि पिछले बार तो 600 कट गया था, इस बार बहुत जाएगा, तो 610 जाएगा, तुम्हारा हो गया। और ठीक उसको 631 आया। इसका मतलब ये होता है कि अगले को इस बात का एहसास है कि हमारी क्षमता कितनी है। तो वो एहसास आप में होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको कितना मार्क्स। अगर आपके गार्जियन पूछे कि आपको 10th में बाबू कितना नंबर आएगा, तो आपको कहना पड़ेगा कि नहीं पापा 90 प्लस आएगा, 80 प्लस आएगा। ये कब होगा? ये तब होगा जबकि आपके अध्ययन करने का ढंग, आपके बैठने का ढंग, आपके बोलने का ढंग आम लड़कों से अलग होगा। अगर आप उसी में लग गए तो वो अचीव आप नहीं कर पाएंगे। तो आप पर समाज का, परिवार का, देश का और पूरे विश्व का एक बड़ा भरोसा है। और भारत में हम कहीं भी युवाओं के बीच में जाते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि आज जरूरत इस बात की है कि भारत माता के आंचल को युवा वर्ग ही संभाल सकता है, बाकी सारे वर्ग फेल हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि साधु संत भी जन्म लेते हैं, आसाराम जैसे, राम रहीम जैसे नेता का भी करतूत आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे कोयला घोटाला होता है, ईवीएम घोटाला होता है, घोटाला पर घोटाला होता है। तो ऐसे परिस्थिति में देश को सुधारने का दायित्व आप तमाम लोगों के ऊपर है। और स्वामी विवेकानंद की इस पंक्ति के साथ हम अब समाप्ति की ओर जा रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और
तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। और आप जान लीजिए कि मात्र 38 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी हम उनको युवाओं के प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। और प्रत्येक 12 जनवरी को पूरे देश में युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर। क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े पैसे वाले के लड़के थे, बड़ा गरीब लोग थे वो। जब उनको शिकागो से निमंत्रण आया धर्म सभा में बोलने के लिए, तो उनके पास पैसा नहीं था, तो वो भीख मांग रहे थे कि भाई पैसा दो, तो हम शिकागो जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो एक राजा से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनके प्रतिभा को परखा। तो होता है कि जब लोग समाज में जाते हैं, हम अगर यहाँ से बोल रहे हैं तो आप तो समझते हैं कि भाई ये बोल रहे हैं, अपना माइक पर इनका ध्यान है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी निगाह हर एक लड़के पे है, कौन कैसे कर रहा है, किस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, सबको हम देख रहे हैं। तो एक राजा था, वो देखा, कहा कि नहीं चिंता मत करो, तुम्हारे शिकागो जाने का हम इंतजार करेंगे। और शिकागो जाने का इंतजाम विवेकानंद जी का हुआ। और विवेकानंद जी जब शिकागो में पहुंचते हैं तो उनका कैसा ड्रेस था पता है? गेरुआ रंग का कुर्ता और पजामा वो पहने हुए थे, साधारण टूटा हुआ चप्पल था। और वह जब मंच पर पहुंचे तो वहां पे विश्व के दूसरे देश के जो धर्मावलंबी थे वो कह रहे थे कि माय कंजन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वहां पर उन्होंने कहा कि माय ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल रिलीजन आर सेम एंड ऑल रिलीजन मैन इज माय ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर। 5 मिनट तक लगातार तालियां की गूंज बजती रही। और जब उन्होंने देखा कि सामने में सारे धर्मों का धर्म ग्रंथ रखा हुआ है, आप जान लीजिए कि पूरे विश्व के अंदर में 13 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सिंतो, ताओ, यहूदी, 13 धर्म है, बहाई। तो सबसे नीचे गीता रखा हुआ था। तो उन्होंने उस गीता को देख करके दूसरे लोग गुस्सा में आया थे कि भाई हमारे ग्रंथ को वो अमेरिका के शिकागो में नीचे में रखे हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं, गीता की सही जगह वहीं पर है, क्योंकि ये पूरे विश्व का जितना भी धर्म है वो सनातन धर्म का आधार है, और आधार हमेशा नीचा होता है, इसलिए गीता का स्थान वहीं पर सही रखा हुआ है। तो उन्होंने इस बात को कहा और उन्होंने नारा दिया कि सर्वधर्म समभाव का, जितना सारा धर्म है उस धर्म में मेरा भाव है और सारा धर्म समान है। तो फिर विवेकानंद जी बेलूर मठ में गए, रामकृष्ण परमहंस के गुरुत्व में रहे। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है कि यहाँ पे लोग अध्यात्म के लिए जाने जाते हैं। मैं एक पंक्ति बराबर हर सभा में कहता हूँ कि पूरे देश के अंदर में चीन की सभ्यता कौशल के लिए जानी जाती है, रोम की सभ्यता सुंदरता के लिए जानी जाती है, तुर्क की सभ्यता बहादुरी के लिए जानी जाती है, अरब की सभ्यता संपदा के लिए जानी जाती है। एकमात्र हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है जो कि ज्ञान और प्रज्ञा के लिए जानी जाती है। पूरे विश्व में ऐसी कोई दूसरी सभ्यता और संस्कृति नहीं। ये जो आपका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। वैसे पेशे से हम भी अधिवक्ता हैं, कानून की जानकारी है, लेकिन इसके लिए हमारे पैनल अधिवक्ता आए हुए हैं, तो वो आपको बताएंगे। बस छोटी सी बात कह के अपनी वाणी को विराम देंगे कि हमारे देश में 3 पद्धति है, प्रणाली है। 1 नंबर पे विधायिका है, 2 नंबर पे न्यायपालिका है और 3 नंबर पे कार्यपालिका है। विधायिका नियम को बनाती है, न्यायपालिका उस नियम को कार्य रूप देती है और कार्यपालिका उस नियम को संपादित करती है, समाज में लाती है। तो सेकेंड नंबर पे न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका का देश के संविधान में, देश के विकास में एक बहुत बड़ा स्थान है कि कैसे हम न्यायपालिका को मजबूत करें और न्यायपालिका से कैसे हम लाभ लें। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कानून के बारे में जाननी चाहिए। हमारे कानून के अंदर में
365 धाराएं हैं, 511 अनुच्छेद हैं, और जो हमारा संविधान है वो संविधान विश्व के कई देशों से मिला करके बना हुआ है, जिसमें अफ्रीका की बातें भी हैं, जर्मनी की बातें भी हैं, कोरिया की बातें भी हैं, यूरोप के कई देशों की बातें हैं। तो बड़ा अच्छा संविधान है, विश्व का ऐसा संविधान नहीं है दूसरे देश में। तो आपको संविधान का अध्ययन करना चाहिए अपने पढ़ाई के साथ। सबसे पहले तो पढ़ाई होना चाहिए, और कोर्स की किताब के साथ आप कानून का अध्ययन करें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बड़ा गौर से मेरी बात को सुना, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ बच्चे, देखिए बच्चे जब कुछ उछल कूद करते हैं ना, तो हमको गुस्सा नहीं आता। जैसे ये सामने है, उछल कूद करता है, गुस्सा नहीं आता है। क्यों नहीं गुस्सा आता है? वीडियो कि भाई होता क्या है ना, कमरे में जब फूल खिलता है तो लोग को खुश होना चाहिए। आप बच्चे हैं, आप आज नहीं उछलेंगे, आज नहीं हंसेंगे तो कब हंसेंगे? आपकी तो उम्र है, हम लोग तो 55 से आ गए, तो हम लोग की ये उम्र पार हो गई। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए कि सारे चीज को करते हुए आपको एक अच्छा उच्छृंखल भी बनना है, आपको एक अच्छा गायक भी बनना है, आपको एक अच्छा डांसर भी बनना है, आपको एक अच्छा क्रिकेटर भी बनना है, आपको एक अच्छा चित्रकार भी बनना है। लेकिन इन सारे चीज़ों के साथ महत्वपूर्ण ये है कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपके परिवार के लोगों ने आपको अपने से अलग करके, कितना मुश्किल होता है बच्चे को माता पिता से अलग करना, वो आप कम समझिएगा, वो आपके माता पिता ज़्यादा समझेंगे। अलग करके आपको अध्ययन के लिए भेजे हैं। आप अगर अध्ययन करके ऊंचाई पर नहीं पहुंचेंगे तो कल्पना कीजिए कि उस माता पिता पर क्या असर पड़ेगा, क्या सोचेगा। अब अगर आम लड़के आप रहते तो किसी गांव के स्कूल में पढ़ते। आपको यहाँ क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके समाज में एक अच्छे पद पर पहुंचेगा और परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करेगा। इसके लिए आपको ऊर्जा प्रदान करने के लिए आपको ऐसे स्कूल का निर्माण भी इसीलिए होता है। तो आप सारे लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बातें कहते हुए वाणी को समाप्त करेंगे कि पत्थर की मूर्त वंदनीय इसलिए नहीं होती है कि उसमें देवता का वास होता है, वो इसलिए वंदनीय होती है कि उसने तरासे जाने की वेदना को सहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी के प्रति आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने लोग हैं क्लास 9, 10 के हैं, 8, 9, 10, लंच कितने बजे होता है? लंच का टाइम पहले लंच कौन करता है? जूनियर लोग, उसके बाद तुम लोग करते हो? 9th पहले। अच्छा, साथ में, ठीक है। तो क्योंकि 12 बजे से ही प्रोग्राम था करने का, और पता चला कि लंच का भी टाइम है। कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर हम लोग और उसके बाद फिर हम लोग क्लोज करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? 10-15 मिनट तो बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है? चले। तो अब ज़्यादा समय ना लेते ही हम बबलू जी का आभार प्रकट करेंगे कि आपने काफ़ी अच्छे बातें जो हैं बच्चों को बताई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे इसको निश्चित तौर पे गंभीरता से लेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में इसको फायदा ही हो पाएगा। हमारे बीच में नंददेव मेहरा जी, जो कि पैनल अधिवक्ता हैं, और वहाँ से इनको भेजा गया है जिला विधिक सेवा प्राधिकार से, और हम जोरदार तालियों से आमंत्रित करके बुलाएंगे नंद मेहरा जी को जोरदार तालियों के बीच में।